अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसमिशन चैंपियन का फैसला ओनली ऑन न्यू न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान मिनाहिल शेख। व्यूअर्स, भारत की टीम ने पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में वो पहुंच गई है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। विराट कोहली ने 84 रन की शानदार मैच विनिंग इनिंग्स खेली। भारतीय टीम 5वीं बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुकी है। आज का मैच कैसा था, आए आपको कुछ अहम झलकियां दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा, आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो सेमीफाइनल था वो बहुत ही धमाकेदार रहा। अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए कि मैच में क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हारून रशीद साहब, जो कि साबिक टेस्ट प्लेयर और साबिक चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। हाल ठीक नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान में फ़ाइनल होना चाहिए, लेकिन आई थिंक इंडिया की, जैसे पहले भी बात कर रहे थे, कि बहुत ही अच्छी टीम थी और उन्होंने ये शो भी किया कि वो ऑल राउंड कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक 260 प्लस रन कोई बुरे नहीं थे, हालांकि थोड़े से रन और हो सकते थे। उनकी 2 बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स जो है ना बड़े क्रूशल मोमेंट पे गिरी, जिसमें स्मिथ फुल टॉस पे आउट हो गए और उसके बाद कैरी जो बहुत अच्छा खेल रहे थे, एलेक्स कैरी, वो भी एक बड़े गलत वक्त पे आउट हुए। और आज जो उनके इम्पैक्ट प्लेयर थे मैक्सवेल, वो जिस वक्त ज़रूरत थी उनको वहाँ रुकने की वो नहीं, वरना ये इंडिया की टीम आज ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो आज कम से कम 300 के लगभग रन कर देता अगर ये 3 विकेट्स ना करती। बट उसके बरक्स अगर हम देखें तो हमें इंडिया को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने अपने आप को प्रेशर में नहीं लेकर आए, क्योंकि पार्टनरशिप बड़ी अच्छी डेवलप हुई थी, लेकिन बड़े अहम वक्त पे उनको अहम प्लेयर्स की विकेट मिली। ट्रेविस बड़े गलत वक्त पे आउट हुए और उसके बाद फिर ये जिनका मैंने जिक्र किया ये बड़े गलत वक्त पे आउट हुए। तो वो जो रन्स, क्योंकि आज पिच मुझे कुछ कदरे बेहतर लगी, ड्राइस्ट पिच थी सर। ये तो जैसे हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट 5-6 ओवर्स में आइडिया हो जाएगा कि पिच कैसी है। देखें आज कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स किसी की तरफ के स्पिनर्स ने क्रिएट नहीं की। यानी अगर आप देखें कि इतने अच्छे स्पिनर्स हैं इंडिया के पास, उनको भी 1s and 2s में रन्स बना रहे थे, इक्का दुक्का चौके भी उनको मिल रहे थे। तो मेरे अपने नज़दीक मैच तो अच्छा हुआ, लेकिन इंडिया ने कंट्रोल किया। और एज़ यूजुअल आपको पता है कि बड़े मैच में हमें हमेशा कोहली की एक इनिंग देखने को मिलती है। आज कोहली ने एक बड़ी अच्छी मैच विनिंग इनिंग खेली और अपने इर्द गिर्द के जितने प्लेयर्स थे उनको खिलाया। आज उनके लिए एक अच्छा साइन था कि राहुल आज थोड़ी सी फॉर्म में वापस आए हैं। सो इंडिया को डेफिनेटली मुबारकबाद देनी चाहिए इस पे। बिल्कुल सर, देखें वट एवर रीजन्स वी हैड, हमारी तो दुआएं थी कि पाकिस्तान में फाइनल खेला जाए, लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि विराट कोहली की जो इनिंग्स थी वो मैच विनिंग थी। बिकॉज आप देखें उनके 84 रन्स थे और 98 बॉल्स और बड़े ही ईज से बना रहे थे। उनकी गुड स्ट्राइक रोटेशन थी और मुझे तो बिल्कुल भी कहीं भी मतलब एक होता है ना कि प्रेशर फील कर रहा हो या प्रॉब्लम में हो, वो कहीं मुझे नज़र नहीं आया कोहली का। देखिए आपका बॉडी लैंग्वेज बता रही थी उसकी कि वो कुछ करना चाहता है। देखिए हर चीज़ के ऊपर वो इतना फोकस था। सिंगल्स कितने अच्छे लिए उसने, डबल्स कितने अच्छे लिए, और जहाँ मौका मिला उसने बाउंड्रीज भी हासिल की। आई थिंक यहाँ ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी हम अगर देखें कि उन्होंने 85 के स्ट्राइक रेट खेला, जो कि बड़ा अच्छा था, क्योंकि चेज जब आप करने जा रहे होते हैं तो आपको अपने काबू में रखना होता है कि मैं कितनी दूर तक जा सकता हूँ और कैसे मुझे लेके चलना है। सो आई थिंक बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेले। लेकिन Sir, he was the anchor today for India's team. हमेशा ऐसे ही होता, पाकिस्तान के खिलाफ भी इन्होंने इसी तरह खेला था। सो जो ऑस्ट्रेलिया का जो डिसअपॉइंटिंग एंगल था वो ये था कि उनकी आज फील्डिंग बड़ी अच्छी नहीं रही, ख़ास तौर पर कैचिंग। कोहली का भी कैच छूटा और शर्मा के भी कैचेज छूटे। अर्ली स्टेजेस में अगर ये कैचेस हो जाते ना तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया इतना करीब पहुंचती, क्योंकि मैं आपको पहले ही कह रहा था कि जो एक्सपीरियंस प्लेयर है ना उसका होना आज बहुत ज़रूरी है मिडल में, जो कि कोहली ने अपना रोल प्ले किया और उसने एंकर किया अपनी पूरी इनिंग को और अपनी टीम को मैच जिता के ले गए। आई थिंक बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग मुझे देखने को मिली है कोहली की तरफ से। मेरिट पे खेले हैं और उसके बाद जो आके आखिर में ऐसे लग रहा था कि थोड़े से रन्स बढ़ गए हैं। पांड्या ने आते ही उनके जो एस बॉलर है उसको 2 छक्के मार दिए, तो मैच उसने वहीं ख़त्म कर दिया। जब वो जैम्पा को उसने 2 छक्के मार दिया आके, उसके बाद मैच ही ख़त्म हो गया था।
सर बिल्कुल, एट 1.65 रन चाहिए थे 60 बॉल्स पे, लेकिन उसके बाद जैसे आप कह रहे हैं कि मैच की बाजी पलटी। सर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात कर लेते हैं। कॉपर कॉनली के बारे में हमने सुबह बात की थी कि इनएक्सपीरियंस्ड हैं, वो यंग प्लेयर हैं, और मैंने आपको ये कहा था कि देखें प्रेशर फील होगा, और हमने वही देखा कि उन्होंने आके 9 बॉल्स एक तो वेस्ट भी की और उसके बाद वो 0 के ऊपर आउट हो गए। हमने उनकी तरफ से कुछ भी नो एक्शन नो गेम कुछ भी नहीं देखा हमने। नहीं, एक्सपेक्ट तुम यही कर रहे थे कि क्योंकि उनको ये बहुत बड़ा मैच मिल गया, पहला ही मैच। एक्चुअली वो एज ए रिप्लेसमेंट आए थे। आई थिंक वो ग्रुप का हिस्सा भी नहीं थे। सो वो होता है कि जब पहले से ग्रुप का हिस्सा होना तो आपको सिलसिला और जो पूरी जो कंडीशंस हैं उसके मतलब काफ़ी आपको हम आहंगी हो जाती है। बट इनके साथ ये नहीं हुआ, और उसके बाद जब ये आए तो थोड़ा नर्वी भी थे, और हमने देखा जिस तरीके से वो आउट हुए, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल थी, उसको खेलने गए, बहुत थिन एज लगा। लेकिन उनका जो वो कैच जो उन्होंने छोड़ा, एक्चुअली वो भी जो आप बात करें ना, जो नर्व्स का गेम था, वो प्रेशर सिचुएशन में पहले या दूसरे ओवर में उन्होंने रोहित शर्मा का कैच छोड़ दिया। क्योंकि जब तक बॉल नया होता है ना, उस वक्त अगर नया बैट्समैन अंदर आता है वो प्रेशर में रहता है। सो शर्मा ने एज़ यूजुअल, आपको पता है कि उसने बड़ी जारहाना बैटिंग की, उसने अपना रोल प्ले कर दिया। जो 10 ओवर में 50-60 रन करना चाहते थे वो करके चले गए। बाद में फिर उसने बड़ी जिम्मेदारी से खेला कोहली ने। और चक्रवर्ती तो इंडिया के लिए बहुत ही लकी साबित हुए हैं। चक्रवर्ती आए, उन्होंने ट्रेविस हेड को बॉलिंग कराई और पहली बॉल पे ही उनकी विकेट ले गई, और जो कि बहुत बड़ा एक धचका लग चुका था उस वक्त ऑस्ट्रेलिया को। हाँ, नहीं, ट्रेविस हेड के ऊपर तो डिपेंड कर रहे थे। वो खेलते ही इसी तरह जारहाना अंदाज में ही खेलते हैं। उनको ये फिक्र नहीं होती कि कौन सा बॉल लगा हुआ है कौन सा नहीं। उन्होंने पहले उनको चार्ज करने की कोशिश की, वो समझ नहीं सके उस बॉल को, और वो हवा में खेल दिया और कैच आउट हो गए। तो यही वो चीज़ होती है ना, जो जब कोई एक पार्टनरशिप डेवलप हो जाए तो जो फील्डिंग साइड है उसको पता होता है कि अगर ये पार्टनरशिप डेवलप होती है तो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित होगी। तो इसलिए उनको विकेट्स चाहिए होती हैं, और जब इंडिया को विकेट्स लेने की ज़रूरत पड़ी वो उन्होंने ली। इसी वजह से आप देखेंगे रेट ऑफ स्कोरिंग स्लो हो गया। स्मिथ भी आज बहुत अच्छा खेले, उनकी बड़ी अच्छी इनिंग थी। वो भी निकल के जब वो खेले तो फुल टॉस पे बोल्ड हो गए, वरना वो भी अगर रहते। और कैरी ने भी आज बहुत अच्छी इनिंग खेली, लेकिन वो उसको आखिर तक नहीं लेके जा सके। जैसे कोहली तकरीबन आखिर में बहुत, जब मैच उनकी पॉकेट में आ गया था उसके बाद वो आउट हुए। मैच तो उस वक्त तक बना के जा चुके थे वो। अच्छा हारून साहब, क्या कहेंगे कि पैट कमिंस की और मिचेल स्टार्क की और हेजलवुड की आज कमी कितनी महसूस की गई? क्योंकि शायद अगर ये तीनों उनके फास्ट बॉलर्स होते जो कि इंजर्ड हैं इस वक्त, तो क्या ये जो आज मैच का हमें रिजल्ट मिला है ये बरक्स होता है इसके? नहीं, देखिए ये तो नहीं कह सकते कि मैच बरक्स होता, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि उनको पता था कि उनके साथ 3 एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स हैं। आज हम सुबह भी जब बात करें तो मैं आपको कह रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो वीक पॉइंट है वो उनकी बॉलिंग है, इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है। और आज वो आप देख लें सामने आपके नज़र आया, तो वही 3 अगर एक्सपीरियंस बॉलर होते, मिचेल स्टार्क या कमिंस या हेजलवुड, तो प्रॉब्ली चीज़ें डिफरेंट होती। और वो क्योंकि अर्ली स्टेजेस पे अगर वो विकेट्स ले लेते जिस तरह की वो बॉलिंग करते चले आए हैं, और वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो इन्हीं 3 बॉलर्स के ऊपर वो जीते थे। कमिंस ने बहुत अच्छी वहाँ बॉलिंग की थी, तो डेफिनेटली उसकी कमी क्यों नहीं महसूस हुई होगी, ज़रूर हुई होगी उनको। तो आज इंडिया का वो बदला तो पूरा हो गया। और लेकिन मोहम्मद शामी की भी बात करना यहाँ पे बहुत अहम है, क्योंकि उनकी आज 3 विकेट्स उन्होंने जो अपने नाम की वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। लेकिन हारून साहब, यहाँ पे हमने आज देखा कि लाहौर की भी पिच है, पाकिस्तान की जितनी पिचेस थी और दुबई की भी, स्पिनर्स को आज बहुत फ़ायदा दे रही थी आज से पहले। लेकिन आज हमने देखा कि आज एक फास्ट बॉलर ने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली। फास्ट बॉलर ने विकेट तो लिए, लेकिन अगर आप उनके विकेट्स को देखेंगे ना तो एज सच वो रियल सेंस में फास्ट बॉलिंग वाली विकेट नहीं थी। देखें, एक फुल टॉस पे आउट किया उन्होंने, और एक आखिर का टेल एंडर जब आए थे तो उसको आउट किया। सिर्फ जो पहला जो ओपनिंग बैट्समैन उन्होंने कॉनोली को आउट किया, वो भी कोई ऐसी बॉल नहीं थी कि जिसपे वो प्ले एंड मिस हुए, वो उसको कट खेलने गए, वो आउट हुए। लेकिन पिच डेफिनेटली आज स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं दे रही थी जितनी हमने पीछे देखा, और इसी वजह से हम यही बात कर रहे थे अगर पिच उसी नौयत की हुई जिसमें का स्पिन हो रहा है तो इंडियंस और ज़्यादा मुश्किल हो जाते। इतनी आसानी से फिर ऑस्ट्रेलियंस इनको इस तरह ना खेलते, क्योंकि आज बाकायदा उन्होंने इनके स्पिनर्स को छक्के भी मारे हैं और बाउंड्री भी हासिल की हैं। सो यही वो सिचुएशन होती है कि जब आप पिच को देखने के बाद अपनी स्ट्रेटजी को बनाते हैं। आई थिंक दोनों टीमों ने अपनी अपनी भरपूर स्ट्रेटजी बनाई थी, और टू सम एक्सटेंट ऑस्ट्रेलिया जो है एक अच्छे स्कोर पे जा चुकी थी। अगर मेरा ख्याल है फील्डिंग उनका साथ देती ना, तो इस वीक बॉलिंग के साथ भी वो आज इंडिया को हरा सकते थे।
बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इंडिया की बैटिंग साइड को देखें तो आई थिंक विराट कोहली के अलावा किसी और ने बहुत अच्छा नहीं खेला, क्योंकि हम स्ट्राइक रेट भी देख लें और हम रन्स भी देख लें ऑन द बोर्ड तो एक बस विराट कोहली के अच्छे हैं। और दूसरे नंबर पे हम देखते हैं श्रेयस अय्यर ने आके 45 किए, बट अगेन उनका स्ट्राइक रेट भी था 72 का स्ट्राइक रेट था। फिर केएल राहुल ने 42 खेला, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट अच्छा था 123। हम यूजुअली जो देखते रहे कि शुभमन गिल बहुत अच्छे खेल रहे थे, रोहित शर्मा आके वो करते थे, तो उस तरह किसी ने भी बोर्ड के ऊपर आके बहुत कोई हाई स्कोर नहीं रखा, बट वो टारगेट बहुत अचीवेबल था और वो अगेन फील्डिंग में बहुत लैप्सेस हमने देखे। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए एक और चीज़ अपने जहन में रखें कि जो हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, कुछ करते हैं, तो जब आप सेकंड बैटिंग कर रहे होते हैं ना, तो अपने टारगेट को देख के आप फिर उसको बनाते हैं। क्योंकि अगर आप, मैंने कहीं नहीं देखा कि इंडिया ने सिवाय एक आध दो जगहों पे ऐसा हुआ कि थोड़ा सा वो रन बॉल से ज़्यादा गए, वरना उनका रन बॉल यानी 6 बॉलों में से वो 4 से 5 रन तो ले ही लेते थे। तो कभी भी उनका जो रेट था, जो रेट अचीव करना था, वो कभी 6 से ऊपर गया नहीं। 2 या 3 ओवर की बात होगी। तो इसीलिए जो आप ये रन बॉल देख रहे हैं जिन्होंने अपना स्ट्राइक रेट, क्योंकि वो सिचुएशन को देख रहे होते हैं, स्कोर बोर्ड को देख रहे होते हैं कि इस वक्त हमें कितना एवरेज चाहिए। अगर 5.6 चाहिए तो अननेसेसरी हिटें नहीं मारते, वो फिर सिंगल्स पे जाते हैं। जैसे कोहली ने बहुत, ऑब्वियसली उनको विकेट्स लूज नहीं करना ना। अगर आप विकेट्स लूज कर देंगे एग्रेसिव खेल के, तो दूसरी टीम आप पे हावी हो जाएगी। तो इसलिए आज बहुत अच्छा उन्होंने जो पार्टनरशिप डेवलप हुई उसमें ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं थी, उसमें सिंगल्स थे, डबल्स थे, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी की इन्होंने, और प्रेशर उन्होंने रखा ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स और बॉलर्स पे। जी व्यूअर्स, बात कर रहे थे हम आज के सेमीफाइनल के ऊपर, और पहला फाइनलिस्ट जो है वो इंडिया हो चुका है चैंपियंस ट्रॉफी का। अब देखना है कि दूसरा कौन होगा। यहाँ लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं जाएंगे मत, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात हो रही थी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के सेमीफाइनल के बारे में। इंडिया अपना सेमीफाइनल जीत के पहला फाइनलिस्ट हो चुका है, और अब जो फाइनल होगा वो पाकिस्तान मेज़बानी तो कर रहा था चैंपियंस ट्रॉफी की, बट अनफॉर्चुनेटली अब जो फाइनल खेला जाएगा वो दुबई में खेला जाएगा। बट हारून साहब, जो मैं पॉइंट रेज करना चाहती हूँ वो ये है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो नायब सदर हैं राजीव शुक्ला, वो लाहौर आ चुके हैं, और अकेले नहीं आए व्यूअर्स, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं, और वो कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में देखेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल। और बाकी भी जितने बोर्ड्स हैं उनके भी जितने सदर हैं और नायब सदर हैं वो भी आएंगे, और वो भी देखेंगे जो सेमीफाइनल होने जा रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। हारून साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इंडिया ने इतनी हटदर्मी क्यों दिखाई थी? क्योंकि उनका कहना था कि वो अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। अगर तो उनके अपने प्लेयर्स के लिए इतने सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं तो BCCI के जो नायब सदर हैं वो अपनी विद फैमिली, मतलब अगर तो इंसान को ख़तरा होता है जान का तो अपनी फैमिली को तो नहीं डालेगा इस प्रॉब्लम में, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो तो यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। देखें हम शुरू से ये बात कर रहे थे, आई थिंक हम क्या पूरी दुनिया ये बात कर रही है। इवन आप देखें कि जो इंग्लैंड के दोनों साबिका कैप्टन है नासिर हुसैन या अजहरटन, इस तरह ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग हैं और दुनिया भर में जो भी क्रिकेट फर्टर्निटी है वो यही कह रही है कि आपने इंडिया को एक ही जगह पे होस्ट करके उसको पूरा एडवांटेज दे दिया, जिसका उन्होंने फ़ायदा भी उठाया और वो फाइनल में पहुंच गए। दूसरा आप देखेंगे सिर्फ यही नहीं कि ये फैमिली आई है, इससे पहले कुछ जर्नलिस्ट भी आए हैं इंडिया वो भी यहाँ रह के और बड़े ठाठ से हर फूड स्ट्रीट्स में घूम रहे हैं, हर जगह पे आज़ादी के साथ वो घूम रहे हैं, कहीं कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। सर आज़ादी की बात तो एक तरफ है, आई थिंक द वार्म वेलकम दे गॉट, मतलब जितनी भी पाकिस्तान की जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है उनको बहुत वार्मली वेलकम किया है हमने। देखिए वेलकम तो खैर दोनों तरफ, मैं वही कह रहा हूँ कि जो मास टू मास कांटेक्ट अगर आप करेंगे ना तो आपको दोनों कंट्रीज़ में आपको बड़ी वार्म्थ नज़र आएगी। यानी जब वो यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ लोग जो है बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं, जब हमारे यहाँ लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ बड़ी मेहमान नवाजी होती है। ऐसा नहीं कि वहाँ के लोग जो हैं वो हमें मेहमान नवाजी नहीं करते, लेकिन इशू सिर्फ ये है कि बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अननेसेसरी एक फजूल सी बात करके सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स को उजागर करती है और कहती है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। आपको ये नहीं पता कि हमारी बायलैटरल सीरीज़ कितने अरसे से इंडिया के खिलाफ नहीं हो रही, वो हमसे सिर्फ खेलते हैं ICC के इवेंट्स में। और अब आप खुद यहाँ पर आप मौजूद हैं, अपनी पूरी फैमिली को लेके आए हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जब आप आ सकते हैं तो आपकी टीम को आने में यहाँ क्या प्रॉब्लम है? सो मेरे अपने नज़दीक आई थिंक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसके ऊपर ज़रूर, लेकिन वो गवर्नमेंट लेवल
लेवल पे आपस में मिलते ही नहीं है। सो हम क्या इसको हम कह सकते हैं, बीसीसीआई के लेवल पे, पीसीबी के लेवल पे, आईसीसी की मीटिंग्स में इनकी मुलाकातें होती हैं और वहाँ मुझे अच्छी तरह पता है कि वो जब साइड लाइन्स पे बातें कर रहे होते हैं तो कहते हैं हम तो आना चाहते हैं बट हमारी गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं देती। सो वो भी हेल्पलेस हैं, बीसीसीआई हेल्पलेस है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी आवाज़ हम ज़रूर ये कह सकते हैं कि सरदर्मी से इंडिया बाहर आए और जो मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ फैंस हैं जो पाकिस्तान और इंडिया को बायलैटरली खेल के देखना चाहते हैं और दोनों अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, उसमें क्या इशू है। बल्कि अब तो हमारी टीम इस वक्त जो रीबिल्डिंग स्टेज में दोबारा आ चुकी है, पता नहीं वो उनसे भी इतना मुकाबला भी कर सके ना कर सके। सो फैंस को तो कम से कम ये डिप्राइव ना करे ना पाकिस्तान इंडिया की जो ट्रेडिशनल राइवलरी है जिसको वो देखना चाहते हैं। ठीक है जी हारून साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स एक तरफ रखनी चाहिए और जो खेल की दुनिया है उसको एक तरफ रखनी चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ जो प्लेयर्स हैं वो डिप्राइव हुए हैं लेकिन फैंस बहुत डिप्राइव हुए हैं। बिकॉज आई एम श्योर कि अगर तो इंडिया की टीम इधर आती तो उनको जो क्राउड है वो बहुत वार्मली वेलकम करता और अच्छा लगता, हमें भी मेज़बानी का मौका मिलता, जैसे कि हमारी क्रिकेट टीम गई थी इंडिया वर्ल्ड कप खेलने। व्यूअर्स, आगे चलते हैं और बात करते हैं कि कौमी क्रिकेट टीम के लिए नए दौर का आगाज़ सामने आने वाला है। T20 में नया कप्तान, वनडे में पुराना कप्तान ही बरकरार है। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो के दौरे के लिए जाने वाली है न्यूजीलैंड। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 टीम से छुट्टी कर दी गई है। मुतअद्दिद नए चेहरे T20 टीम का हिस्सा भी बन गए हैं। आपसे बात कर लेते हैं सर, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं चिराग बलोच की ये रिपोर्ट। Lovely drive from Kane Williamson, just got some width. Pulled away beautifully. Boundary once again to finish the over. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नया दौर, नया इम्तिहान। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम का ऐलान। T20 टीम की बागडोर आगा सलमान अली को सौंप दी गई, जबकि शादाब खान होंगे इनके नायब। वनडे में मोहम्मद रिजवान कप्तानी के मनसब पर बरकरार। दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड में कप्तान सलमान अली आगा, शादाब खान, अब्बास फरीदी, अब्दुल समद, इब्रार अहमद शामिल। हारिस रऊफ, हसन नवाज, इरफान खान न्याजी, जहादाद खान, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस, उमैर बिन यूसुफ, शहीन शाह अफरीदी, सफियान मुकीम और गनी और उस्मान खान भट्टी T20 स्क्वाड का हिस्सा हैं। वनडे स्क्वाड में कप्तान मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, आकफ जवेद, बाबर आजम शामिल, जबकि फहीम अशरफ, मामूल हक, इरफान खान न्याजी, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सफियान मुकीम और तैयब वनडे स्क्वाड में शामिल हैं। कौमी टीम की अबूरी हेड कोच आकफ जवेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नए तर्ज की क्रिकेट खेलना चाहते हैं, इसलिए सीनियर खिलाड़ियों को T20 स्क्वाड में शामिल नहीं किया। मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है, अब्दुल्ला शफीक हैं, इब्रार अहमद हैं, आकिफ जावेद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड के लिए रवाना होगी, जहां 16 मार्च से 5 अप्रैल के दरमियान पाकिस्तान T20 मैचेस और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। कैमरामैन आसिफ खान के साथ चिराग बलोच, न्यूज़ लाहौर। जी हारून साहब, जैसे कि हमने देखा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जो एज अ होस्ट और अपनी होम कंडीशंस के ऊपर जो परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर अब क्या ही कहें, क्योंकि हर कोई तनकीद कर चुका है। और जो नेक्स्ट बात थी वो यही थी कि न्यूजीलैंड का जो दौरा है वो बहुत जल्द ही आ रहा है, तो पूरा सिस्टम तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन स्क्वाड ज़रूर चेंज हो सकता था और वो चेंज हो भी गया है। अनाउंसमेंट आज सामने आ चुकी है और आपने भी वो देख ली है। क्या कहेंगे कि ODIs के लिए एक अलग तरह का स्क्वाड है, T20s के लिए अलग तरह का है, T20 में कुछ जो सीनियर प्लेयर हैं उनको रेस्ट भी कराया जा रहा है। एक तो चीज़ ये एक्सपेक्टेड था, उसकी रीज़न ये थी कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस हुई थी। आई थिंक उन्होंने सिर्फ चंद ही चेहरे जो हैं वो एक या दो इक्का दुक्का मैं देख रहा हूँ कि जो कि नए चेहरे हम कह सकते हैं जिनको डोमेस्टिक से उठाया है। बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब ऑलरेडी पार्ट एंड पार्सल थे पाकिस्तान की इन टीम का पिछले 1 साल के अंदर उनकी वापसी हुई है। शादाब खान की वापसी हुई है, वो कोई नया प्लेयर तो नहीं है। इसी तरीके से इरफानुल्लाह खान न्याजी की वापसी हुई है, वो कोई नया प्लेयर नहीं है। उस्मान खान ऑलरेडी बगैर खेले हुए वो अपना क्लेम बनाए चले जा रहे हैं, वो हर टीम में शामिल होते हैं। सो ओवरऑल ये तो करना था, अगर ये भी ना करते तो आई थिंक और ज़्यादा क्रिटिसिज्म होना था। आप देखें ना, टीम मैनेजमेंट भी वही है। इन अ वे मैं फील करता हूँ कि अच्छा इनको वक्त दें ना। अब हम ये कहते हैं कि जी हम हर टूर्नामेंट के बाद, हर इवेंट के बाद हम किसी को चेंज कर दें। लेट्स सी, इनको दें 1 से 2 साल एंड फिर देखें, रिव्यू करें बीच में 6-6 महीने के बाद कि क्या पोजीशन है क्या नहीं है।
लेकिन इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता था। सुफियान मुकीम भी टीम का हिस्सा थे, वो भी वापस टीम में आ गए हैं। मोहम्मद वसीम जो कहीं भी नहीं थे वो वापस आए हैं। आपके जो ओपनिंग बैट्समैन शफीक जो हैं वो वापस आए हैं। मतलब मुझे नहीं पता कि मैं जो देख रहा था इनकी कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस अभी जो रिसेंटली जो इनके फर्स्ट क्लास के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है। सो हम ये कहेंगे जी ये अपनी परफॉर्मेंसेस की बेस पे आए हैं, क्योंकि पहले पार्ट एंड पार्सल थे और ये किसी वजह से बाहर हो गए हुए थे। अब वो क्योंकि नया दौर ये शुरू करना चाहते हैं, उन्होंने उसको टीम में डाल दिए। अब इनको कंटिन्यू करें, इनको ग्रूम करें और डेवलप करें और आगे देखेंगे ये क्या रिजल्ट्स देते हैं। शादाब खान की वापसी एक मरतबा फिर से हम देख रहे हैं, आप एकदम से मुस्कुराने लग गए हैं तो उनकी वापसी के ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, शादाब खान को अगर लाना था ना तो चैंपियंस ट्रॉफी में लाना था। आप कुछ ऑलराउंडर का आप रोना रो रहे थे, अभी तक रो रहे हैं आप, तो वो प्लेयर था जो कि ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल का मज़ा ले चुका था। आप ये इस प्रिटेक्स पे कि जी वो इंजर्ड थे, हमने उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेज दिया, वहाँ उन्होंने लंबी बॉलिंग की, लेकिन बॉलिंग तो उन्होंने की, परफॉर्मेंस तो कोई ख़ास नहीं दी ना, विकेट्स उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा नहीं लिए हुए। इम्पैक्ट प्लेयर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनको प्रूव करना है। अब ये इनका मौका मिला है, लेट्स सी कैसे वो करते हैं, क्योंकि अब तो आप देखें ना, अब तो आपको 11 बनाने और मुश्किल हो जाएंगे। आपके पास 3 ऐसे प्लेयर होंगे जिसमें अबरार हैं, सुफियान मुकीम हैं, ये शादाब खुद हैं, क्योंकि ये कंडीशंस न्यूजीलैंड के लिए ये 3 स्पिनर की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो आपको हो सकता है फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत हो, जब नहीं ज़रूरत तब डाल दी, जब ज़रूरत थी तब नहीं डाला। एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो थॉट प्रोसेस है ना, उसमें मुझे काफ़ी झोल नज़र आता है। आप जिस कंडीशन में जा रहे हैं, आप उसके मुताबिक देखेंगे आपको क्या चाहिए। फ़हीम अशरफ ने भी अपनी प्लेयर्स को रिटेन किया है। आपने ठीक है, अब नए ओपनर्स यहाँ ट्राई करेंगे। T20 में आपने रिजवान को और बाबर को निकाल दिया, आई होप, और मैं विश करता हूँ कि ये नए लड़के जो है ना ज़रूर अपनी जगह बनाएं पाकिस्तान की टीम में, क्योंकि पाकिस्तान को नया खून की ज़रूरत है। जी व्यूअर्स, मजीद बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर, देखते रहिए चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तान का जो दौरा न्यूजीलैंड आ रहा है उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। हारून साहब से हम उनका एक्सपर्ट ओपिनियन ले रहे थे। हारून साहब, आप चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम रहे हुए हैं। T20 में हम देख रहे हैं कि जो बड़े नाम हैं, मोहम्मद रिजवान नहीं एडेड, उसके अंदर बाबर नहीं ऐड, शाहीन शाह तो हैं लेकिन नसीम शाह भी नहीं ऐड। तो आप क्या देखते हैं कि अगर तो खुदा न खास्ता ये टीम एक मरतबा फिर से फेल हो जाती है, हम नहीं अपने T20 जीतते, तो फिर क्या होगा? क्या बाबर, रिजवान, नसीम वापस आ जाएंगे? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जितनी भी परफॉर्मेंसेस या जितनी भी टीम सिलेक्शन होती है ना, ये परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं। अगर इस वक्त वो बैड परफॉर्मेंस की वजह से अगर आपने रिजवान को और बाबर को बाहर किया है, द मोमेंट दे गेन दी फॉर्म और वो वापस अपनी वो उसमें बैटिंग स्ट्रीक पे आगे रन्स बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जहाँ भी अगर ज़रूरत हुई और अगर इस टूर के ऊपर अगर कुछ लोग फेल हुए, तो वो जो इनफॉर्म बैट्समैन हैं उनको आप वापस लेके आते हैं ना। सो ये तो नहीं हो सकता उनको आपने ऐसे डिस्कार्ड किया कि वो T20 में कभी आएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। सो टीम सिलेक्शन में ये चेंजेस होती रहती हैं, वो फॉर्म में वापस आएंगे तो वापस आ जाएंगे। अगर अभी जिनको मौका दिया है, अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो वहाँ रहेंगे। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, मे बी उनको 3 मैच देते हैं, 6 मैच देते हैं, अगर वो अपनी वो स्किल्स को नहीं शो करते कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम खेल सकते हैं, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ से ये अच्छा कर रहे होंगे वापस आएंगे। आप देखें ना, उन्होंने वहाँ भी तो, अब जो सबसे बड़ी हैरानगी की बात ये है कि सिर्फ 6 T20 खेले हुए हैं सलमान ने, और ही इज़ द कैप्टन ऑफ दैट पाकिस्तान अंडर-20 स्क्वाड। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के पास कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज ऐसे हैं कि जो T20 के नहीं भी हैं। 79 का स्ट्राइक रेट है सलमान का, और वो कैप्टन कर रहा है पाकिस्तान की T20 के स्क्वाड को। सो ये समझेंगे आपका ये लर्निंग कब है। प्लेयर्स तो चेंज कर दिए, लेकिन क्या उनसे ये किसी ने सवाल पूछा है कि क्या आपने हेड कोच के ऊपर अपनी नज़र दौड़ाई है? क्या सिलेक्टर्स के ऊपर बात हुई है? नहीं, क्या उनका चेंज नहीं होना ज़रूरी? यही चीज़ मैं समझता हूँ कि ये अच्छा किया उन्होंने कि नहीं किया। देखें,
नॉर्मली मुझे लगता है कि कोच की तलाश में है। मैंने सुना था कि सकलैन मुश्ताक से शायद बातचीत हो रही थी, लेकिन वो सिर्फ एक टूर के लिए तो नहीं आएंगे ना। जो भी कोई कोच आएगा वो सिर्फ इस बात के लिए तो नहीं आएगा मुझे न्यूजीलैंड का बना दे। तो इसीलिए उन्होंने आकिब को शायद कंटिन्यू किया होगा कि आप इंटरिम कोच तो हो ही ना, आप इसको ले चलें आप न्यूजीलैंड तक। तो न्यूजीलैंड तक आकिब रहेंगे। इन द मीन टाइम उसके बाद जो गैप मिलेगा उसमें एक कोच को तलाश करेंगे। आकिब प्रॉब्ली जो है वो एकेडमी में आके एज डायरेक्टर एकेडमी बन के वहाँ डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स करेगा। सो ये उनके जहन में है। बाकी रहा सिलेक्शन का भी, अब इतनी जल्दी 4 से 5 दिन या 6 दिन थे ये टीम सेलेक्ट करनी थी। अब नए सेलेक्टर्स कैसे डाल सकते हैं? तो इसलिए कहा गया कि आप इसको कंटिन्यू करें, आप ये टीम बना दें, उसके बाद फिर हम सोचेंगे। सो अब अगर इनके जहन में कोई ऐसा प्लान है कि इन्होंने अगर सिलेक्शन कमेटी भी चेंज करनी है और कोच की भी तलाश करनी है तो उनके पास टाइम मिल जाएगा आफ्टर दिस सीरीज़। सर, अगर हम इंडिया की बात करें और इंडिया देखें कितना अच्छा खेल रहा है, तो इंडिया की जो T20 टीम है वो बिल्कुल अलग होती है, उसको नहीं छेड़ते। तो हम पाकिस्तान में ऐसे स्टेप्स क्यों नहीं ले लेते कि हम अपनी जो टीम बनाएं हम उसके साथ 2-3 ईयर्स स्टिक करें, हम उनको सेट होने दें, हम उनको खेलने दें। अगर फिर भी वो परफॉर्म नहीं करते तो फिर हम चेंजेस लाएं। देखिए, उसमें सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आपके पास अपना स्किल्स का वो लेवल नहीं है जो इंडियन नेशनल लेवल के ऊपर मैच कर सके। आपको एक टीम के 15 खिलाड़ी बनाने में इतना मुश्किल हो रही है, आप 2 सेपरेट स्क्वाड कैसे बनाएंगे? ये दोनों चीज़ें तो उस तरफ जा रही हैं ना। इन्होंने 2 डिफरेंट टीमें बनाई हैं। लेट्स सी कैसे लेके चलते हैं। जी व्यूअर्स, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे सुबह और नए सेमीफाइनल के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।